राम रावण कथाखंड 1 भाग 1 चपला। रे कौन हो तुम लोग, क्यों कर प्रविष्ट हुए यहाँ? अविलंब बाहर निकलो हमारी आम्र वाटिका से। यह एक 15 वर्ष की किशोरी थी जो अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे क्रोध से चिल्ला रही थी। क्रोधित होना स्वाभाविक भी था। अनुमानतः 100-150 घुड़सवारों के दल ने उसके आम के बाग में डेरा डाल दिया था। स्थान स्थान पर घोड़े वर रहे थे, कुछ ही बंधे हुए थे, शेष निद्र द्वंद्व खुले घूम रहे थे। सभी के आगे आम की पत्तियों के ढेर लगे थे। अनेक डालियां टूटी पड़ी थीं। अनेक लोग वृक्षों पर चढ़े हुए आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा रहे थे। नीचे खड़ी भीड़ उन आमों को लपक कर ढेर बना रही थी। दूर एक और कुछ अधेड़ बैठे आम चूस रहे थे। एक और बने बड़े से तालाब में 30-40 लोग स्नान कर रहे थे या जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस किशोरी की आवाज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब यथावत अपने काम में लगे रहे। अधेड़ों और तालाब में घुसे लोगों तक तो उसकी आवाज पहुंची भी नहीं होगी। सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को? कुछ कह रही हूं मैं? दस्यु कहीं के। तनिक सा वाटिका को जनशून्य देखा कि अतिक्रमण कर प्रविष्ट हो गए सत्यानाश करने। इस बार उसकी आवाज और तेज थी। आसपास के कुछ लोगों ने उसकी ओर देखा किंतु कोई ध्यान नहीं दिया। उसका क्रोध इस अवहेलनापूर्ण व्यवहार से और बढ़ गया। वह आगे बढ़ी और सबसे निकट के झुंड में खड़े एक युवा से आम छीनने का प्रयास करते हुए फिर चिल्लाई, ईश्वर ने गजकर्ण बनाया है, फिर भी सुनाई नहीं दे रहा। बधिर हो क्या? उस लड़के के कान हाथी जैसे कदापि नहीं थे। उसने अपना आम वाला हाथ ऊंचा कर लिया और दूसरे हाथ से लड़की को हल्के से परे धकेल दिया। इससे लड़की और आवेश में आ गई। उसने भी पलटकर पूरी शक्ति से युवक को धक्का दिया। युवक थोड़ा सा लड़खड़ाया, फिर उसने दोबारा धक्का देने को उद्यत लड़की का हाथ पकड़ लिया। अब वह बोला, सभ्यता से परिचय नहीं हुआ अभी तक क्या? एक धर दिया तो बत्ती सी बाहर आ जाएगी। सभ्यता सिखा रहे हो मुझे? उसकी पकड़ से छूटने के लिए दूसरे हाथ से उसकी कलाई को नोचने का प्रयास करती हुई लड़की बोली, सभ्यता से तुम्हारा स्वयं का योजन हो। 1 योजन बराबर लगभग 11 किमी तक कोई संबंध रहा है कभी? क्या हो रहा है उधर उन्मत्त? दूर बैठे अधेड़ों को इधर की हलचल का शायद कुछ आभास हो गया था। उनमें से एक ने आवाज लगाई, बाबा, ये कोई बालिका अकारण उत्तेजित हो रही है। उस लड़के ने उत्तर दिया, धैर्य रखो, मैं आता हूँ। कहता हुआ वह उठा और इधर की ओर बढ़ चला। 2 अधेड़ और भी उसके साथ हुई है। क्या बात है? छोड़ो उसे उन्मत्त। अधेड़ ने निकट आते हुए कहा, बाबा, यह अकारण धक्के दे रही है, नोच रही है, काट रही है। अपनी कलाई अधेड़ के सामने करते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटी? क्या हम लोग सौहार्दपूर्वक वार्ता नहीं कर सकते? अधेड़ लड़की से संबोधित हुआ। सभ्य व्यक्तियों के साथ ही सौहार्द से वार्ता संभव होती है। दस्युओं के साथ तो दस्युओं जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। छोड़ो, इस पर विवाद नहीं करता मैं। अपनी समस्या बताओ तुम्हां। आप सभी अविलंब मेरी वाटिका से बाहर निकल जाइए। वह हम नहीं कर सकते पुत्री, हमारी विवशता है। कैसी विवशता है? हृष्ट पुष्ट तो है। सब लोग अपने अश्व संभालिए और निकल जाइए यहाँ से। लड़की के तेवरों में कोई अंतर नहीं आया था। बस अपने से वयस में बहुत बड़े व्यक्ति को सम्मुख देखकर तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करने लगी थी। ऐसा नहीं है, हम में से अधिकांश न्यूनाधिक आहत हैं। तुम देख ही रही होगी कि मैं भी आहत हूँ। पुनः बीच में कुछ बोलने को उद्यत लड़की को हाथ उठाकर रोकते हुए वह आगे बोला, हम सब 2 दिन से निरंतर भाग रहे हैं। भोजन भी नहीं प्राप्त हुआ है इस काल में। अब आगे बढ़ने की न तो हमारी क्षमता है और न ही अश्वों की। हाँ, कुछ प्रहर विश्राम कर सांझ तक हम यहाँ से स्वतः चले जाएंगे। आप थके हैं या आहत हैं, इससे आपको दस्यु कर्म का अधिकार नहीं मिल जाता। पुत्री, उक्ति है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। फिर भी हम पूरी मर्यादा में रहने का प्रयास कर रहे हैं। वाह, क्या मर्यादा है! सारी वाटिका का विध्वंस कर दिया। सांझ तक रुके तो जो बचा है वह भी विनष्ट हो जाएगा। आपको झांत है, यही आम्र वाटिका हमारी वर्ष पर्यंत की जीविका का आधार है। अब क्या करेंगे हम? तुम्हारी जो भी क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सहर्ष तत्पर हैं हम। मुझे क्षतिपूर्ति नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी वाटिका में आप लोगों की उपस्थिति सह्य नहीं है। भूखे को भोजन खिलाना तो तुम आर्यों में सबसे बड़े पुण्य का कार्य माना गया है। फिर हम तो तुम्हें पूरी क्षतिपूर्ति देने को तत्पर हैं। तुम आर्यों में? ओह, इसका तात्पर्य है आप लोग अनार्य हैं। मैं तो सोच रही थी कि आर्य जाति इतनी जंगली कैसे हो गई। अब तुम अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही हो। अधेड़ कुछ ऊंची आवाज में बोला, अनार्यों के लिए मेरी कोई सीमा नहीं है। वैसे कौन है आप? हम रक्ष हैं। भाई माल्यवान, आप विश्राम कीजिए जाकर। आप अधिक आहत हैं, मैं निपटता हूँ इससे। अब तक शांत खड़े दूसरे अधेड़ ने उस व्यक्ति को बांह पकड़कर जाने का इशारा करते हुए कहा,
फिर वहीं खड़े अपेक्षाकृत युवा से संबोधित हुआ, वज्र मुष्टि ले जाओ इन्हें यहाँ से। सुमाली, धैर्य से काम लेना। पहले अधेड़ माल्यवान ने दूसरे अधेड़ सुमाली की बात मानकर जाते हुए कहा, जी निश्चिंत रहिए। मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं? लड़की पुनः चिल्लाई। सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, किंतु हमारी विवशता है कि उसे स्वीकार करना संभव नहीं है। सुमाली ने पूरी गंभीरता से नम्र किंतु हठ स्वर में कहा, क्यों? हम तुम्हारा अधिकार स्वीकार करते हैं, इस नाते हम तुम्हें क्षतिपूर्ति देने को तत्पर हैं, किंतु सूर्यास्त से पूर्व हम यहाँ से जा नहीं सकते। कितना हठ, कितनी उहंडता! कैकई राज्य में ऐसी उहंडता के लिए स्थान कदापि नहीं है। अभी तो हमारी यह उहंडता चलेगी, हमारी विवशता है। सुमाली का स्वर पूर्ववत था। कैसे चलेगी? मैं अभी राज्याधिकारी को सूचित करती हूँ जाकर। तुम कहीं नहीं जाओगी। वैसे हमें तुम्हारे राज्याधिकारी का भय नहीं है और स्वयं अश्वपति इतनी शीघ्र आ नहीं सकते। सूर्यास्त के उपरांत कोई हमारी धूल तक नहीं खोज पाएगा। आप रोकेंगे मुझे? विवशता है, समझने का प्रयास करो। शांति से बैठो, अपनी क्षतिपूर्ति लो। सायंकाल हम स्वयं चले जाएंगे। आप मेरे साथ बल प्रयोग करेंगे, एक निपट अकेली लड़की के साथ? यदि तुमने वैसी स्थिति उत्पन्न कर दी तो करना ही पड़ेगा। यह आवाज एक घुड़सवार की थी जो भीड़ लगी देखकर इधर आ गया था। क्या हुआ है संपाति? उसने भीड़ में खड़े एक युवक से पूछा। कुछ नहीं भाई, ये लड़की पितृव्यों, पिता के भाई, से अनर्गल विवाद किए पड़ी है। कहती है अभी वाटिका से बहिष्कृत हो जाओ। करो बल प्रयोगा, मैं भी तो देखूं। कितने महान योद्धा हो, तुम्हां आर्य कन्याओं से अभी पाला पड़ा नहीं है। लड़की ने अब अपनी कमर में खूंसी कटार निकाल ली थी। कटार की आवश्यकता नहीं है बेटी, हम तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। मत कहो मुझे बेटी, मुझे अनार्यों से कोई संबंध जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, न ही उनकी सहानुभूति की आवश्यकता है। पिता आप चलिए। ये देव और आर्य स्वभावतः ही दंभी होते हैं, इन्हें सभ्यता की भाषा समझ नहीं आती। नहीं अकंपना, तुम क्रोधी हो, तुम विवाद और बढ़ा दोगा। नहीं पिता, मैं संयम। उसका वाक्य बीच में ही रह गया। लड़की ने कर बल प्रयोग कहते हुए उस पर कटार से वार कर दिया था। कटार अकंपन की जांघ में घुस गई थी। तभी वहां खड़े दूसरे लड़के ने पीछे से लड़की के बाल पकड़कर उसे खींच लिया और एक जोरदार तमाचा रसीद किया। वार पूरी ताकत से किया गया था। लड़की चक्कर खाकर जमीन पर जा गिरी। नहीं दंड! उस लड़के को रोकते हुए सुमाली लपक कर लड़की को उठाने को बढ़ा, पर लड़की ने उससे पहले ही उठकर कटार वाला हाथ घुमा दिया। इस बार कटार सुमाली की बांह से छूते हुए निकल गई। सुमाली ने बढ़कर उसका कटार वाला हाथ पकड़ना चाहा, पर वह फिर हाथ घुमा चुकी थी। पिता आप चलिए। ये देव और आर्य स्वभावतः ही दंभी होते हैं, इन्हें सभ्यता की भाषा समझ नहीं आती। नहीं अकंपना, तुम क्रोधी हो, तुम विवाद और बढ़ा दोगा। नहीं पिता, मैं संयम। उसका वाक्य बीच में ही रह गया। लड़की ने कर बल प्रयोग कहते हुए उस पर कटार से वार कर दिया था। कटार अकंपन की जांघ में घुस गई थी। तभी वहां खड़े दूसरे लड़के ने पीछे से लड़की के बाल पकड़कर उसे खींच लिया और एक जोरदार तमाचा रसीद किया। वार पूरी ताकत से किया गया था। लड़की चक्कर खाकर जमीन पर जा गिरी। नहीं दंड! उस लड़के को रोकते हुए सुमाली लपक कर लड़की को उठाने को बढ़ा, पर लड़की ने उससे पहले ही उठकर कटार वाला हाथ घुमा दिया। इस बार कटार सुमाली की बांह से छूते हुए निकल गई। सुमाली ने बढ़कर उसका कटार वाला हाथ पकड़ना चाहा, पर वह फिर हाथ घुमा चुकी थी। सुमाली का हाथ बीच में आ जाने से वार चूक गया और घोड़े से उतरने के लिए झुके हुए अकंपन की छाती की बजाय घोड़े की गर्दन में लगा। घोड़ा गर्दन को झटका देता हुआ एकदम अगले दोनों पैर उठाकर खड़ा हो गया। उसकी गर्दन के झटके से लड़की पलटकर गिर पड़ी। हठात उसके दोनों हाथ जमीन पर आयो पीछे से नीचे आते घोड़े के दोनों पैर उसकी पीठ पर पड़े। लड़की की एक तेज चीख गूंज गई। झटके से उसका सिर नीचे आया और उसके हाथ में थमी कटार उसके ही चेहरे में धंस गई। जब तक कोई समझे समझे पलक झपकते यह सब हो गया। अकंपन ने तत्परता से घोड़े को पीछे खींच लिया था, पर फिर भी उसकी एक टांग लड़की की जांघ पर पड़ गई थी। सुमाली ने झपट कर लड़की को संभालने का प्रयास किया। उसकी आंखें मूर रही थीं। उसके मुंह से अस्फुट शब्द निकले, अगर चपला जीवित बची तो तुम राक्षसों को निर्मूत करने में अपना जीवन दांव पर लगा देगी। इसके साथ ही उसकी आंखें मूं गईं। अकंपन घोड़े से नीचे आ गया था। संपाति अश्व का घाव देखो, कहते हुए उसने झपट कर लड़की को उठाया और जिधर माल्यवान आदि बैठे थे उधर बढ़ चला। पता नहीं क्यों इन नारियों के मन मस्तिष्क में इतना विष घुला है, कहता हुआ सुमाली उसके पीछे चल दिया। इस पुस्तक का अगला अध्याय जल्द ही आ रहा है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।